ओके जी, बताइए नंदी, क्या डिस्कस करना है? इतने कोई आवाज़ नहीं आ रही, माइक ऑन है शायद। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए। सर 2020 का क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट पहले करें। इस बी डाउट है अभी ये? 6 वाला सर, वो वाला तो कर लिया, वो वाला तो कर लिया जो यही आपने है ना? कल बोला था। हाँ यही वाला सर। तो ये कह रहा है कि सपोज इंडिविजुअल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, C1, C2, C3, ओके। P square 1 minus P whole square 2P into 1 minus P, B respective population proportions where P is between 0 and 1. A random sample of n individual is selected from the population. Okay. तो पहले आपने इंडिविजुअल को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, जिसका अलग अलग प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन दे रखा है। अब रैंडम सैंपल आपने लिया n इंडिविजुअल का, कैपिटल N इंडिविजुअल का, और random sample of capital N individual is selected from the population and the category of each selected individual recorded. Okay, so the category of each selected individual recorded for I, which is 1 2 3. ओके, मतलब n सेलेक्ट किया तो किसी भी कैटेगरी का आ सकता है। तो आपने फिर उसमें से क्या किया, n सैंपल, या फिर आप देखोगे कौन किस कैटेगरी का है। तो x1 जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन सैंपल बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1, x2 मतलब नंबर ऑफ, है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि x1 अगर i को 1 लेंगे तो x1 is the denote the number of individual in the sample denoting category 1, x2 denoting category 2 belonging to category 2, x3 belonging to category 3। तो डिफाइंड u आपने डिफाइन किया, तो u इज x1 प्लस x3 बाई 2, है ना, ये हो गया। तो डिफाइन u जो है x1 प्लस x3 बाई 2, ओके। तो क्या u सफिशियंट है p के लिए? जस्टिफाई योर आंसर। फिर सो दैट द मीन स्क्वायर एरर ऑफ u बाई n इज दिस। तो ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन काइंड ऑफ है ना, जिसमें आपको सफिशिएंट स्टैटिस्टिक निकालना है एंड देन आपको मीन स्क्वायर एरर। तो फॉर्मूला तो पता होगा आपको। तो मीन स्क्वायर एरर लगाने के लिए पहले तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक निकालना है ना। तो प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन आपको दिया हुआ है। तो ये आप लोग आइडिया है, क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग पढ़े हो आप? सैम्पलिंग का आइडिया होगा ना, तो उससे हो यस जाए। सर। P1 P2 P3 दे दिया ना। जो ट्राई किया आपने, ट्राई करके देखो, 1 मिनट बताता हूँ तो। यस सर किया था, बट पार्ट तो फिर भी हो गया, लेकिन सेकंड पार्ट नहीं समझ। अच्छा, फर्स्ट हो गया, सेकंड पार्ट फर्स्ट कैसे किए बताइए। फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, C1 C2 C3 किया हुआ है। हम्म। हमने ने फैक्टराइजेशन थ्योरम से ठीक है। इसको सफिशिएंट प्रूव कर दिया। ओके। और सर उसके बाद जस्टिफाई भी, मतलब
जस्टिफिकेशन में सर यही लिख देंगे ना कि ये हमने यूज किया है और इससे तो मैं अगर ये हो आपसे गया। पूछूं x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और x3 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सर मैंने बर्नौली बर्नौली बाइनोमियल, देखिए n सैंपल आपने ड्रॉ किया तो वो C1 से भी आ सकता है, C2 से या C3 से, किसी एक से आएगा। इनफैक्ट मैं आपको अगर ऐसे यस सर समझाऊं तो ये एक्चुअली मल्टीनोमियल है। अच्छा, इन तीनों का सम 1 आएगा ना? आपने ये चेक किया है, इन तीनों का यस सर सम 1 बना आएगा। ये ओके, यस सर ये चेक किया था। तो इससे ये पता चलता है कि जो ये x1 x2 x3 है ये ट्राइनोमियल है, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं ट्राइनोमियल विथ पैरामीटर n p1 p2 p3। तो ये p1 इसको बोल रहा हूँ, p2 p3 ऐसा। तो ये ट्राइनोमियल है, तो इंडिविजुअल बाइनोमियल होगा। x1 जो होगा बाइनोमियल होगा n कॉमा p1 जो कि है p स्क्वायर। x2 बाइनोमियल होगा n कॉमा जो दे रखा है 1 माइनस p होल स्क्वायर। एंड x3 जो होगा बाइनोमियल n कॉमा 2p इंटू 1 माइनस p, ये आ जाएगा। ओके, ठीक। तो यहाँ से सफिशिएंट तो निकल आएगा, है ना? तो मेनली आपके पास 3 रैंडम वेरिएबल है, अलाउ तीनों डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तो नहीं है यहाँ पे, है ना? इंडिपेंडेंट है क्या? तो इंडिपेंडेंट नहीं है। नहीं सर। हम्म, तो u आपका x1 प्लस x3/2 है। ओके, इन्होंने तो क्या आप ये लिख सकते हो इसका क्या बोलते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन लिख पाओगे? लाइक्लीहुड फंक्शन तो कर तो लिया आपने, वही वही चीज करना है ना? तो मेनली आप लिखो लाइक्लीहुड फंक्शन। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा? ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ क्या? तो यहाँ एक और कंडीशन है। यहाँ एक गिवन कंडीशन ये है, जैसे आपने कहा ना कि P1 प्लस P2 प्लस P3 1 है, ये तो है ही। साथ में x1 प्लस x2 प्लस x3 भी
n है ना। तो यू कैन ऑल्सो, आप दो को एक साथ ले सकते हो, लाइक यू कैन, इफ यू वांट यू कैन राइट लाइक दिस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ टू रैंडम वेरिएबल लोगे तब भी काम हो जाएगा। x1 कॉमा x3 लोगे ना तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। अच्छा वहाँ मैंने ट्राइनोमियल लिख दिया, ये मल्टीनोमियल कर लो है ना। तो मल्टीनोमियल, क्योंकि तीन लिख दिया ना, बाइनोमियल एक होता है तो मल्टीनोमियल, तो मल्टीनोमियल हो जाएगा। तो ट्राइनोमियल विथ पैरामीटर n p1 p3, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो इसका आप जानते हो वो लिखना, ठीक है ना, ये लिखना और लिखना बराबर ही आएगा। की वजह है मैं कह रहा हूँ x1 बराबर x1 एंड x3 बराबर x3, वो सेम ही आएगा, बिकॉज x1 प्लस x2 प्लस x3 n है, तो x1 x2 x3 डिसाइड कर लेगा। तो क्या जानते हो PMF आप, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, सो फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा के आपने पहला पार्ट जिसका ना कर लिया आपने, तो पहला अगर कर लिया दूसरा भी हो जाएगा उस तरीके से ही। अच्छा सो मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला क्या होता है, कर लोगे इसको, ये तो है n फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल x3 फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x3, जो कि x2 फैक्टोरियल एक्चुअली, यही x2 फैक्टोरियल है। आगे क्या आता है फॉर्मूले में, p1 की पावर, तो यहाँ हम लोग x1 हाँ, तो उसको लिखो यहाँ से p1 जो है उसकी पावर x1, ये p3 की पावर x3, p2 की पावर x2, तो p2 में लिखा ना ये है, तो ये n p2 कहीं ना कहीं 1 माइनस p1 माइनस p3 है ना, और ये आ जाएगा n माइनस x1 है ना, दिस इज n माइनस x1 माइनस x3, यही आ जाएगा। तो यही आ जाएगा। आपका आंसर क्या आया था, यू सफिशिएंट है कि नहीं है, आपको क्या मिला था आंसर। सर सफिशिएंट। ओके फिर तो ठीक है, हो गया तो मतलब सिंपल, इसी को आप सॉल्व कर लो ठीक से। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो सिंपली। तो मेनली तो रोल इसका रहेगा, x1 x2 x3 वहाँ पे है ना, तो इसको अब बस सॉल्व कर लो। तो सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा, आप फैक्टराइजेशन थ्योरम जानते हो, तो सिंपली आप इसको क्या लिख लोगे, वही जो फॉर्मूला था है ना, एच एक्स इंटू जी ऑफ यू कॉमा क्या पैरामीटर है p कॉमा यू, तो इससे ये समझ आ जाएगा ओके, तो u इज सफिशियंट, अगर ऐसा लिख दोगे इसको तो इससे हो जाएगा कि u इज सफिशियंट, तो ये आ गया। अब मीन स्क्वायर एरर में क्या दिक्कत है देखिए, तो ये एक एस्टिमेटर है, एरर u अपॉन n का निकालना है, इसको मान लो अभी के लिए मैं t नाम दे दिया फॉर एग्जांपल। तो मीन स्क्वायर एरर ऑफ t का क्या फॉर्मूला आप जानते हैं, MSE ऑफ t, पढ़े हो कि नहीं, किसको एस्टिमेट करना है इसको ना, तो ये बड़ा है। t माइनस थीटा का होल स्क्वायर ही होता है ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t की जगह है u अपॉन n माइनस, और थीटा की जगह ये पूरा पैरामीटर जो दे रखा है p इंटू 1 माइनस पी बाई एन। अब ये निकालने हैं तो कहाँ दिक्कत है, एक्सपेक्टेशन u नहीं निकाल पाओगे, अगर इसको मैं खोल दूँ तो ये तो पैरामीटर ही है, तो इसमें तो कुछ करना है नहीं, सॉरी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर रह गया। तो मुझे ये बताओ यहाँ से नहीं निकाला पाएगा, मैं ये आपको पता है ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीनोमियल की प्रॉपर्टी यूज कर लो, क्या दिक्कत है। तो खोलो अब या दूसरा तरीका भी तो है, क्या तरीका था, वेरिएंस प्लस बाय स्क्वायर,
तो वही डोंट गो विद 10 में, उस तरीके से चले जाओ, इसको मत छोड़ दो। तो एक फॉर्मूला ये भी तो होता है कि जो मीन स्क्वायर एरर है हो जाता है वेरिएंस ऑफ टी प्लस बायस ऑफ टी इन एस्टिमेटिंग थीटा। ये कर लो। तो वेरिएंस ऑफ यू अपॉन एन प्लस बायस ऑफ, बताओ भाई क्या दिक्कत है अब? वेरिएंस निकाल पाओगे इसका? तो ट्राई कियो या देख के छोड़ दिए, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सर मेरे को मीन स्क्वायर में समझ नहीं आ रहा था, मुझे फॉर्मूला भी क्लियर नहीं था, तो मैंने मतलब जैसे यहाँ मैं नाम दिया ना कि टी आपका है यू अपॉन एन, और थीटा जो मैं बोल रहा हूँ पी इंटू वन माइनस पी अपॉन एन। तो ये फॉर्मूला सिंपली होता है मीन स्क्वायर एरर का जो एक्चुअल डेफिनेशन है टी का। तो बस आपको कैलकुलेशन करना है, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा होल स्क्वायर। इसी को आप खोलते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है वेरिएंस ऑफ टी प्लस बायस ऑफ टी इन थीटा। अब ये बायस क्या आ गया, तो बायस को अलग से डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ जो बायस का फॉर्मूला होता है बायस ऑफ टी इज एक्सपेक्टेशन टी माइनस थीटा, ये है बायस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको मैं एक लाइन और खोलूँ तो मुझे एक्चुअली निकालना है वेरिएंस ऑफ यू बाई एन। बायस का मतलब हो गया एक्सपेक्टेशन टी माइनस थीटा। तो थीटा आपका क्वेश्चन में क्या है ना, तो इसको अभी दोबारा क्यों लिखना है ना, तो यहीं पे लिख देता हूँ छोड़ो। तो यहाँ आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, टी इज यू बाई एन, थीटा है, एक मिनट, बायस ऑफ टी का स्क्वायर होता है। तो ठीक है, इसको खोल के प्रूव भी कर सकते हो, फॉर्मूला है जस्ट ये एक फॉर्मूला है। तो यहाँ आ जाएगा, ये पैरामीटर है इस पूरे का होल स्क्वायर। अब बस आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। यू के बारे में पता ही है, यू के डायरेक्ट नहीं जाना, तो यू क्या है कि हमें तो पता है ना इंडिविजुअली क्या है। ये जो x1 कॉमा x3 है ये है ट्राइनोमियल। थोड़ा इसको पढ़ो क्या होता है, कैपिटल N P1 P3, जहां क्वेश्चन में दे रखा P1 P2 P3 उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो U था, ऐसा कोई x का एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं निकाल पाएंगे, बट आगे एक्सपेक्टेशन निकालना मुश्किल थोड़ी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्ट, ये आ जाएगा ना, और x1 कितना है तो एक्सपेक्ट ये निकाल लो इससे करके। वेरिएंस ऑफ u निकालना मुश्किल है क्या, बस वेरिएंस ऑफ x1 प्लस एक्स3 बाई टू। तो यहाँ कोवेरिएंस भी आएगा क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं। और मल्टीनोमियल में कोवेरिएंस फॉर्मूला पता है, जैसे अगर आपसे पूछता है मल्टीनोमियल में कोवेरिएंस क्या होता है, जैसे यहीं पे मैं पूछ लूँ, जैसे लिख रहा हूँ ना, अगर मैं यहीं पे आपके पूछ लूँ बता पाओगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, जरूरत पड़ेगी मैं बस बोला आगे कैलकुलेशन करना, बस मैं पूछ रहा हूँ। कोवेरिएंस ऑफ x1 कॉमा x3 क्या होगा, पढ़े हो कि नहीं, सब पढ़ो मेनली आप, ट्राइनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल मल्टीनोमियल, ये सब पढ़ो। ये कितना आएगा, तो मुझे आइडिया नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, अरे तो सबको आइडिया नहीं होता इस ओके, आप क्या करना है आपको पढ़ना है थोड़ा, ठीक है। तो आप जाके आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने होंगे इसमें, मेनली थोड़ा मीन स्क्वायर एरर, ट्राइनोमियल। जैसे मान लो मीन स्क्वायर एरर नहीं पता तो गूगल कर लो, किताब में देख लो, कहीं भी देख लो, गूगल कर लो, पता चल जाएगा क्या होता है। फिर बाइनोमियल ट्राइनोमियल मल्टीनोमियल ये रिलेटेड है, तो इसके आप कोई बुक से या ऑनलाइन, आजकल तुम चैट जीपीटी को बोलो वो समझा देगा तुम्हें, ये ना ऑनलाइन इतने सर एआई। एफएमएस होगा ना, एफएमएस में। हाँ एफएमएस में ही मिल जाएगा आपको जी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल तो मल्टीनोमियल, तो आपको मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा पढ़ना है। तो क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट सॉल्व, कुछ नहीं है, बस आपको ये निकालना है। तो ये तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर ही रहा हूँ देखो, तो बस आपको वेरिएंस का फॉर्मूला लगा लेना है। और यहाँ भी ई यू यहाँ से निकल आएगा, तो इसका P1 है, इसका P2 है, तो यहाँ से तो ऐसे ही आ गया। ये मैं कह रहा हूँ इसको आगे कुछ खास है नहीं बचा हुआ, यहाँ पे ये आ गया P1 P2 बाई टू, पी अच्छा x3 नहीं, x3 था ना ये, तो x3 था, तो ये P3 हो गया, P3 बाई टू हो गया। यहाँ भी ऐसे ही है, वेरिएंस ऑफ x1 n P1 1 माइनस P1 है ना, तो n P1 1 माइनस P1। बाइनोमियल और मल्टीनोमियल पढ़ लो पता चल जाएगा। इसका वेरिएंस निकालोगे 1/4 बाहर, वेरिएंस ऑफ x3, तो n यहाँ कैपिटल N है। थोड़े आपको वर्क करने की जो जो भी आपको लगता है बीच में कि ये वीक है जो पार्ट,
तो थोड़ा वर्क करो, गो थ्रू, किताब है या गूगल है, ये सारी चीज़ें हैं, तो चैट जीपीटी और क्या है उससे सीखो, मैंने सीखना ज़रूरी है। तो एन, नहीं तो आप मुझसे पूछो, मैं भी करा दूंगा ये। तो यहाँ से आ जाएगा हम क्या करना है, एन P3 इंटू 1 - P3 प्लस कोवेरियंस बिटवीन दिस, तो ये हाफ बाहर हो जाएगा। तो कोवेरियंस x1 x2 के बीच का जो फॉर्मूला बता रहा था, तो यहाँ पे n कैपिटल हमारा है ना, आ जाएगा -n P1 P3 हो तो गया। अब सब तो पता ही है, क्वेश्चन है P1 पता है आपको, P3 पता है, पुट कर दो, और ये फाइनल पुट कर दो। अब इन दोनों को यहाँ पुट कर दो, हो गया। तो यहाँ जो आएगा वो आंसर है, दैट्स ऑल। यस सर, वो पता नहीं था कॉन्सेप्ट, इसीलिए नहीं हो रहा था। ठीक, तो नेक्स्ट बताइए। सर 8th वाला। ओके, तो एट्थ जो कह रहा है कि सर उस क्वेश्चन में बर्नौली का कहीं यूज नहीं था ना? नहीं, बर्नौली का यूज नहीं था, बर्नौली स्पेशल केस है बाइनोमियल का, तो ये बाइनोमियल का यूज था, बर्नौली का नहीं, बर्नौली का कोई काम नहीं था। बर्नौली में क्या, कैपिटल एन अगर 1 हो जाता तो वही बर्नौली बन जाता, लेकिन बर्नौली तो यहाँ नहीं था, वहाँ बाइनोमियल था। एन ट्रायल्स हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा वो, ऐसा है। तो आपको अगर अज्यूम दैट x1 x2 xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम दिस विथ म्यू बिलोंग्स टू r, we want to test h0 against h1 for a fixed integer m which is 1 to n, the following statistics are defined. So assume that x1 x2 random sample from normal mu1 से है, आपको टेस्ट करना है ये, ठीक है। तो you have to test this for a fixed integer m from 1 to n, the following statistics are defined, ठीक है। तो t1 t2 n इस तरह से डिफाइन किया, tn minus m plus 1, जहाँ अल्फा 0 से 1 में है। तो कंसीडर द टेस्ट, कह रहा है रिजेक्ट h0 इफ मैक्सिमम ऑफ ti इज, है ना, जो भी है i फ्रॉम 1 to, इनका जो मैक्सिमम है, ये जो लिखा है, इनका जो मैक्स, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इनका जो मैक्सिमम है, अच्छा 1 से m तक, 2 से m plus 1, एंड ऐसा शिफ्ट करता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा ना, जैसे मान लो इंडेक्स करेंगे 1 2 3 ना, बीच में ऐसे ही कहीं m आएगा, m plus n आएगा, ऐसा। फिर n-1 है, तो एक में क्या किया है, ऐसे चला जा रहा है ना, लास्ट में यहाँ तक ले लिया एक, ठीक है, ओके। तो ऐसा करके तो रिजेक्ट h0 अगर इन सब का जो मैक्सिमम है, मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो ये tn है, दिस इज tn मैक्सिमम है ना, मतलब tn इन द सेंस यहाँ कितना है उसके अकॉर्डिंग, n तो n सैंपल साइज है तब लिखते हैं, इन सब का मैक्सिमम मतलब ऑर्डर स्टैटिस्टिक ले लिया। तो पूछ रहा है कि फाइंड अ चॉइस ऑफ सी एम अल्फा, ठीक है। तो फाइंड अ चॉइस ऑफ सी एम अल्फा, फाइंड अ चॉइस ऑफ सी एम अल्फा, तो फाइंड अ चॉइस ऑफ सी एम अल्फा बिलोंग्स टू आर इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, तो आपको ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ये निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, जेड के टर्म में या फाई के टर्म में, दैट एंश्योर द साइज ऑफ टेस्ट इज अल्फा। तो क्या लिख करना है आपको, इसमें क्या दिक्कत है बताइए, साइज का डेफिनेशन पता है, बस वो करना है। साइज क्या होता है बताइए, साइज का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइज ऑफ द टेस्ट, का फॉर्मूला क्या होता है। हम्म, आपने जैम की तैयारी किया है कि नहीं, मतलब वो सब क्वेश्चन जैसे जैम गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ थोड़े आसान आते हैं, ये तो उससे मुश्किल है। तो साइज ऑफ द टेस्ट, ये सर हाँ, साइज तो पता है, साइज तो पता है, और जैम का दिया था सर। तो क्या डेफिनेशन बताइए, साइज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू। हाँ बस वही चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन
एच नॉट इज H ट्रू, naught ठीक है। is हाँ, अब इसको मेनली सॉल्व करना है आपको, बस ये देखना है कि इसको सॉल्व करना है एक्चुअली। तो यहाँ जो है आपके पास ये जो दे रखा था ना कि मैक्सिमम ऑफ टी आई, ये जो लिख रखा है, तो मेन उसको सॉल्व करने हैं आपको। तो मैक्स ऑफ टी आई, ठीक है, आई मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n, ये है। दिस इज मोर देन सी एम अल्फा। अब इसको सॉल्व करके सी एम अल्फा निकालना है आपको। तो ये कांस्टेंट है, अभी जाओ तो सिर्फ सी लिख सकते हो, यू हैव टू फाइंड सी एक्चुअली। तो इसको सॉल्व करके सी एम अल्फा की वैल्यू निकालनी है। हम्म, तो लार्जेस्ट नंबर जो सबका मैक्सिमम लार्जर है उस कांस्टेंट से, तो 1 माइनस करेंगे तो मैक्सिमम स्मॉलर हो जाएगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। और दे आर आईआईडी। मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे टीएम जो है, टी1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बता पाएंगे? ये जो आपका टी1 है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? सही, ट्राई कीजिए। ईच जो एक्सआई है वो नॉर्मल म्यू1 है, तो टी1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? दिमाग लगाइए, एवरेज है, एक्स बार काइंड ऑफ है वो। मतलब इसका मीन वेरिएंस बता दो, छोड़ो। x1 का मीन और वेरिएंस क्या होगा ये बताइए, तो उससे हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, हमने गलती ना यहाँ मिस्टेक थोड़ा कर दिया है। ये यहाँ 2 था, 2 मैंने मिस कर दिया है ना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ये 2 है ना, तो ये 2 मैंने हर जगह x3 भूल, by 2. हाँ वो भूल गया हूँ हर जगह, देखना। ये 2 मैं Yes, हर sir. आगे भूल गया हूँ उसको, तो ठीक करना पड़ेगा। जहाँ भी लिखा है ना, यहाँ जैसे 2 आएगा, और भी कहाँ लिखा मैंने, यहाँ भी 2 आएगा, ठीक है। बाकी जगह जहाँ भी यूज़ किया हमने, तो उसके अकॉर्डिंग, जहाँ भी थीटा यूज़ किया है, अब हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, तो वो थोड़ा देख रहे थे। ठीक है, तो x3/n है ना वो, हाँ मतलब p3/n, p3, एक मिनट, एनीवे छोड़ो।
नॉर्मल ही होना चाहिए वैसे, हाँ सम ऑफ नॉर्मली हो, नॉर्मल तो नॉर्मल ही होगा। नॉर्मल मीन कितना, वेरिएंस कितना? मीन तो जीरो हो जाएगा। मीन जीरो कैसे, यहाँ तो मीन वेरिएंस म्यू था। सर एच नॉट में म्यू जीरो है ना। नहीं तो एच नॉट के अंदर ऐसे इन जनरल पूछ रहे हैं। जैसे आपको पता है, जैसे मान लीजिए एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इन जनरल नॉर्मल में, मान लीजिए एक्स वन एक्स टू एक्स एन है, ये नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, तो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाय एन। तो यही तो यहाँ भी है। देखिए एम नंबर्स को ऐड किया है और एम से डिवाइड किया है, तो एक्स बार ही तो है एम नंबर के लिए। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई एम, क्योंकि यहाँ सिग्मा स्क्वायर 1 था। तो इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन यही है, इन सब का भी, मतलब कहने का मतलब ये जो है T1, मैं ये कह रहा हूँ टी आईज, तो कोई भी टी आई ले लो इनमें से, सबका डिस्ट्रीब्यूशन यही है फॉर ऑल आई, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा सब। क्यों इंडिपेंडेंट नहीं होगा? क्योंकि कॉमन है, सब में कुछ ना कुछ कॉमन है एक्चुअली, तो यहाँ बस इंडिपेंडेंस कंडीशन हट गया है। ठीक है, सो फॉर ऑल आई बराबर 1 2 3 ... अप टू, नहीं यहाँ तो यहाँ तक था ना, यहाँ तक था, तो ये हो गया है n-m+1। ठीक है, तो टी आई का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया। अब बताओ, तो यहाँ से देखिए अब टी आई का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, तो मैक्सिमम मोर देन ये है, तो मुझे यही निकालना है, तो इसको 1 माइनस कर लो आप। तो यहाँ से आप करोगे तो ठीक है ना, तो यहाँ से जब आप करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कर लो। सो प्रोबेबिलिटी ये होगा कि मैक्स ऑफ ये जो टी आई है, एन तक तो नहीं था टी आई, टी यहाँ तक था, एन एन प्लस, माइनस एम प्लस वन। हाँ ये एन तक नहीं था, तो ये आ गया। तो यहाँ से मैक्स ऑफ टी आई जो है दैट विल बी, कब हो जाएगा, लेस देन सी एम अल्फा, ये कांस्टेंट कर दूं। अब ये पता है आपको यहाँ से क्या होगा कि इनका जो मैक्सिमम छोटा है, मतलब ईच इज स्मॉलर, टी वन लेस देन सी कर देता हूँ, जस्ट मैं सी लिखता हूँ सी एम अल्फा की जगह, टी टू इज लेस देन सी डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही टी जो था ना लास्ट क्या था, n-m+1, ये जो है लेस देन सी, ऐसा हो गया। अब ये प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे क्या आप, ये देखना है, तो बस इससे काम हो जाएगा। तो इसको हम जेड में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, हाँ कर तो सकते हैं, बट हाँ टी आईज को जेड में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, जैसे वहाँ क्या टी है, तो जैसे जो टी आई में से म्यू घटा दो एंड 1/m का रूट ले लो, या को और ठीक से लिखें हम तो ऐसा होगा रूट अंडर m टाइम टी आई माइनस म्यू, तो ये हो जाएगा नॉर्मल 0 1, ये हो जाएगा। ओके, सो नाउ हाउ टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, यही बस चैलेंज है आपका अभी। बताइए निकाल पाएंगे प्रोबेबिलिटी? बस ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली, हो गया काम, उससे आ जाएगा अल्फा का टर्म में आंसर सी का। मुझे कांस्टेंट सी निकालना है, इस क्वेश्चन का इतना ही पर्पस है कि हाउ टू फाइंड कांस्टेंट सी, ये इस क्वेश्चन का पर्पस है बस।
प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे इसका? प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ओके, वही तो सोचना है। इंडिपेंडेंट होता तो बहुत आसान हो जाता है ना। यस सर। डिपेंडेंट है, अच्छा रिजेक्टिंग एच नॉट इज ट्रू। एक मिनट, एच नॉट तो मैंने यूज किया ही नहीं। एच नॉट ट्रू मतलब म्यू जीरो हो गया। ओके, तो अंडर एच नॉट म्यू जीरो है, तो अभी के लिए अंडर एच नॉट अगर इसी को बात करेंगे, अगर मैं इसको लिख दूं अंडर एच नॉट, तो ये म्यू जीरो हो गया। तो ठीक है, तो ईच टी आई का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा नॉर्मल 0,1/m। हम्म, यहाँ पर ना एक रिजल्ट यूज करना, एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। पता दिक्कत पता क्या है, अगर ये इंडिपेंडेंट होता ना तो काम बहुत आसान था। इंडिपेंडेंट होता तो हम क्या करते, एक की प्रोबेबिलिटी निकालते तो एंड पावर उसकी पावर हम m ले लेते, है ना। लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता भी तो a इंटरसेक्शन b को p a इंटू पी भी लिख पाएंगे। तो ये इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो यहाँ से नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये चूंकि मुझे साइज निकालना है, तो इसका हम बाउंड निकाल लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो हम बाउंड के हेल्प से भी काम कर सकते हैं। तो हम इसका अगर बाउंड निकाल लें तो बाउंड से भी हो जाएगा। तो एक सिंपल अगर आप रिजल्ट यूज करेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, मैक्सिमम ऑफ टी आई फ्रॉम 1 to n-m+1, दिस इज मोर देन सी एम अल्फा, ये ना। तो ये जो क्वांटिटी है, और अगर आप लिखो प्रोबेबिलिटी टी आई मोर देन सी एम अल्फा, इसका समेसन आई फ्रॉम 1 to n-m+1, क्या लगता है इन दोनों में कौन सा लार्जर होगा? विजिबल है ये कलर? तो ये बीच में क्या साइन आएगा ये पूछ रहा हूँ, इस बीच में हम क्या साइन दे सकते हैं? इस बीच में क्या आएगा, इक्वल आएगा, लेस देन आएगा, मोर देन आएगा, क्या लगता है क्या आना चाहिए बीच में इन दोनों के? तो इसके हेल्प देन से आना करना चाहिए। पड़ेगा। तो है ना, सम कर दिया इंडिविजुअल हमने, तो लेस देन इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो लेस देन या लेस देन इक्वल टू, ओके। तो अब तो वो निकाल सकते हैं हम लोग, ये तो निकाल सकते हैं ना जी। तो अब तो ये इजीली हो जाएगा कि अंडर एच नॉट अगर बात करेंगे, तो अंडर एच नॉट टी आई है नॉर्मल 0,1/m। तो टी आई माइनस 0/1/m का रूट, जो कि रूट m इंटू टी आई है, तो ये हो गया नॉर्मल 0,1। तो अगर इसको मैं कंटिन्यू करूं, तो इसको रूट रूट एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। रूट m टी आई मोर देन कितना आ जाएगा, सी एम अल्फा इंटू रूट एम होगा ना, क्योंकि रूट m दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो z बन जाएगा, क्योंकि इसको आप z कह सकते हैं। तो समेसन आई फ्रॉम 1 to n-m+1, ये हो गया z मोर देन रूट m, मतलब समेसन है, मतलब जेड आई कह दो चाहो तो अभी, क्योंकि वो तो वही सम हो जाएगा। एक करो और बाद में फाई के टर्म में आई आई डी है ना, तो इतना टाइम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं फाई में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ?
1 माइनस सी डी एफ रूट एम इंटू सी एम अल्फा, एंड इसका कितने टाइम ऐड करोगे, ये तो एक की प्रोबेबिलिटी आएगी, सबकी उतनी ही आएगी तो ऐड हो जाएगा। कितने टर्म्स हैं, n माइनस एम प्लस वन। तो अभी हमने उसका अपर बाउंड निकाल लिया है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना, तो साइज का जो अपर बाउंड लेवल होता है, तो यहाँ पे तो बस यहाँ से काम हो जाएगा आपका। हम्म, हो तो क्या, तो ये जो क्वांटिटी है ना, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू अल्फा, मतलब अल्फा से कम ही होगी, मतलब अल्फा है ना, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू अल्फा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, काम हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से सी एम अल्फा आ जाएगा, तो ये अप्रोच यहाँ काम करेगा एक्चुअली। तो इससे जब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, देखो कर लो, अब हो जाएगा। तो यहाँ से निकल आएगा सी, निकाल पाओगे आप, सी एम अल्फा का बाउंड निकाल लोगे, उसको उधर भेज दो। तो यहाँ से आ जाएगा फाई ऑफ रूट एम सी एम अल्फा, उधर चला जाएगा ना वो, तो मोर देन इक्वल टू में आ जाएगा, एंड ये उधर चला जाएगा, पहले डिवाइड होगा, ये इधर आ जाएगा। क्या आ गया, 1 माइनस सी अपॉन, कैलकुलेशन आप खुद से करो, मैं थोड़ा वैसे कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा, हो गया यहाँ से। तो फर्दर लिखोगे, ये कैपिटल फाई सी डी एफ है, यहाँ से फाई को उधर भेजेंगे, फाई नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, यहाँ से आएगा सी एम अल्फा इज मोर देन इक्वल टू फाई, है ना, पहले फाई इधर आएगा, तो 1 बाई रूट एम कैपिटल फाई इनवर्स 1 माइनस सी अपॉन n माइनस एम प्लस वन, ये है। तो ये आ गया आंसर आपको। तो दिस इज द रिलेशन एक्चुअली। आप मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहो तो सो इट कैन बी कंसिडर्ड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ, अच्छा सी एम अल्फा है ना, तो अगर आप चाहो तो एक पर्टिकुलर वैल्यू लोगे, सी एम अल्फा कैन बी कंसिडर्ड दिस 1 बाई रूट एम फाई इनवर्स 1 माइनस सी अपॉन एन माइनस है। तो ये मेनली सॉल्यूशन हो गया इस पेज पे, देखो इसमें पूछो आप कुछ डाउट है तो दिस कैन बी कंसिडर्ड। तो हमने इसका अपर बाउंड निकाला सी एम अल्फा का, हाँ हाँ, तो इसमें पूछा क्या था, देखिए ना पूछा क्या है। उस साइज पूछा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इसने का। कहा फाइंड अ चॉइस ऑफ सी एम अल्फा, क्या क्या चॉइसेस है आपके पास, अच्छा, तो फाइंड द चॉइस ऑफ सी एम अल्फा इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाई, मतलब सी डी एफ ऑफ फाई, दैट इंश्योर द साइज ऑफ द टेस्ट इज एटमोस्ट अल्फा। साइज इक्वल टू अल्फा भी नहीं दिया, ये खुद ही क्या दिया है, एटमोस्ट अल्फा है। एटमॉस्फेयर। तो आंसर एक्चुअल आप कहोगे तो यही आंसर है आपका, दीज आर द चॉइसेस यू हैव। सो सी एम अल्फा यू हैव टू चूज मोर देन, दिस इज वन ऑफ द चॉइस, है ना, तो दिस इज वन ऑफ द चॉइसेस, जितने चॉइसेस हैं उनमें से एक चॉइस ही है, बट एनीथिंग, दिस इज द आंसर एक्चुअली, उसी के ऊपर आंसर हो गया कि क्या चॉइस है। सो यू कैन चूज एनी नंबर दैट इज मोर देन द राइट साइड, ये है। तो इससे बनेगा, अगर वो, अच्छा यहाँ मैं लिख रहा था, यहाँ मैंने इक्वल ले लिया था गलती से, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है उसके लिए, जैसे यहाँ लिखा ना एटमोस्ट वर्ड यूज्ड है, तो हम यहाँ इक्वल नहीं ले सकते, यहाँ भी एटमोस्ट ही था ना, तो ये इक्वल जो लिख दिया था, दिस इक्वल, ये तो छोड़ दो। टेस्ट इज एटमोस्ट अल्फा। हाँ, तो एटमोस्ट है मतलब अपर बाउंड अल्फा है ना, एटमोस्ट मतलब क्या, ज़्यादा ज़्यादा, सॉरी एटमोस्ट, एक मिनट, यहाँ सही लिखा ना, यहाँ उल्टा कर दिया, सही कर दिया हमने। ये क्या मतलब हुआ, एटमोस्ट अल्फा ना, यही ना एटमोस्ट अल्फा ना, ठीक है। ये साइज निकाला, मतलब ये निकाला हमने, तो एटमोस्ट अल्फा है, तो मतलब ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू अल्फा, यही चीज़ हम सॉल्व कर रहे थे, तो ये एटमोस्ट अल्फा कर दिया हमने। तो एटमोस्ट अल्फा ठीक है ना, एटमोस्ट अल्फा उससे कम होगा, एटमोस्ट तो अपर बाउंड है तो उससे कम ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो अगले क्लास में करते हैं आगे, अभी स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। तो सॉल्व कीजिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, लास्ट 10 ईयर पेपर को 10 टाइम सॉल्व कीजिए, जो मुश्किल लग रहा है उसको सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, यू रिपीट है ना, मतलब क्या वो साइक्लिक ऑर्डर में करो, पहले वाले को सारा पेपर करो, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, सॉल्व एटलीस्ट 10 टाइम।
तब जाके ठीक यस ठाक सर, जो अच्छा। पुराने आपसे पूछे थे ना वो तो अभी मैंने फिर से करना शुरू कर दिया है। हाँ तो वो आपको थोड़ा इजी लगेगा कंपेयर टू पहले से। हाँ। वो थोड़ा अब इजी लग रहा है, उसमें भी एक आध डाउट बीच में आ जाता है हम्म। लेकिन फिर भी चीजें समझ में आ रही हैं। हाँ हाँ, वही इसीलिए जब चौथी पांचवी 10वीं बार करेंगे ना तो बहुत हद तक चीजें सॉल्व हो जाएंगी, है ना। यस परफेक्शन तो सर, कभी नहीं आएगा बट इम्प्रूव होते रहेंगे आप, ये है। प्रूव हो जाता है। हम्म। थैंक यू सर। जी थैंक यू, कल फिर क्लास रखते हैं। हाँ।